नमस्कार दोस्तों। एक बार आपसे आप सभी का फिर से स्वागत है एआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड स्कीम्स हैं उसके पार्ट 2 का। और हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा, और जितना नहीं ज़रूरी होगा उसको नहीं भी पढ़ेंगे। और हाँ, एक बार आप ये भी सोच लीजिए, अपने दिमाग में रखिएगा कि पिछले साल अगर आपसे एग्रीकल्चर स्कीम पूछी गई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी पूछी जाए। तो इस चीज़ को, इस माइंडसेट को आप बना के रखिएगा। लेकिन फिर भी जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना, तो हम उसके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब दूसरा पार्ट अपना एग्रीकल्चर स्कीम्स का। तो आज जो हमारा पार्ट 2 है एग्रीकल्चर स्कीम्स का, उसमें हम सबसे पहले जो है पढ़ेंगे वो है क्या, नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना। अब जैसे इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आपको, आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो अगर आप उसको नाम से पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। जैसे इसमें आपको क्लियर हो रही होगी, कुछ तो रिलेटेड है जो है ड्रोन से। ड्रोन आप सभी जानते हैं, कुछ तो ड्रोन से रिलेटेड है। और अगर दीदी है तो कुछ तो वुमेन रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, अगर आपने इतना चीज़ याद रख लिया, तो आप काफ़ी चीज़ों में इनमें क्या कर सकते हैं कि इसको, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर इस योजना की बात करें तो ये योजना जो है वो है क्या है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब आपको पता होगा, हमने आपको पिछले स्कीम में भी बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो है पूरा पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसमें जो है कुछ भाग जो है सेंटर करता है और कुछ भाग जो है स्टेट करता है। तो इसकी जो अवधि की अगर बात करें वो है हमारी 2024 से 2024-25 से जो है वो 25-26 तक के लिए जो है स्कीम बनाई गई थी। और इसका जो मेन टारगेट है वो क्या है कि जो भी 15,000 वुमेन है, जैसे हमने आपको बताया ना, दीदी है तो मतलब वो वुमेन से रिलेटेड होगा। तो जो भी 15,000 वुमेन है, किसकी, एसएचजी की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनको क्या करना है, हमको प्रशिक्षण देना है। किसके लिए? ड्रोन से रिलेटेड हमको प्रशिक्षण देना, ये सरकार का जो है लक्ष्य है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो भी, अब जैसे ड्रोन का सरकार दे रही है, अगर ड्रोन से रिलेटेड प्रशिक्षण दे रही है तो इसका जो भी है वो प्रशिक्षण जो है रेंटल बेसिस पे होगा। ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि रेंटल बेसिस पे है या उसको मालिकाना हक दे दिया जाता है। तो उसको मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, ये चीज़ जो है वो रेंटल बेसिस पे है। मतलब अगर आपको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया गया, आपको ड्रोन दिया गया स्कीम के तहत, तो आप उसके मालिक नहीं है, आप उसके क्या है, रेंटल बेसिस पे एक तरह से आप क्या है, उसके ऑक्यूपेंसी हैं। और इसका जो मेन काम है, अब जैसे आप पूछ सकता है एग्जाम में कि ड्रोन का यूज कहाँ किया जा सकता है, तो जो इस स्कीम का जो मेन एम है वो क्या है कि जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर हो गए, लिक्विड फर्टिलाइजर, और जो भी हमारे पेस्टिसाइड हो गए, तो उनका जैसे स्प्रे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्प्रे करना पड़ता है। और स्प्रे जो है आपको पता होगा किस तरह से मैनुअल तरीके से किया जाता है। तो स्प्रे को किस तरह से हम ड्रोन से कर सकते हैं। ड्रोन से क्या होगा, टाइम कम लगेगा, जो है इफिशियंसी ज़्यादा होगी, और जो भी होगा टारगेट बेस्ड होगा और अच्छे से होगा। तो इस तरह से ये ड्रोन हमारे काम करते हैं किसके तहत, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। और ये इसीलिए ये योजना बनाई गई है। तो इसका टारगेट यही है। इसका टारगेट अगर देखें, इनकम के हिसाब से इसका टारगेट देखें, तो इसमें क्या है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी इनकम को क्या करना है, 1 लाख पर ईयर से क्या करना है, बढ़ा देना। मतलब एक सालाना जितनी भी उनकी इनकम होती थी उसमें 1 लाख पर ईयर क्या है, इनकम को बढ़ा देना है। और ये जो स्कीम है वो, इसके अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके अलावा अगर थोड़ा देखें तो इसमें जो कोलेबोरेशन होता है हमारा, किसका किसका कोलेबोरेशन होता है, एक तो हो गया हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रूरल डेवलपमेंट में। और इसके अलावा
डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में। अब ये क्यों? क्योंकि जैसे इसका मेन एम क्या है कि जो भी किसान है उनको हमें प्रशिक्षित करना है। किसान में भी हमें क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी हमारी महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको प्रशिक्षित करना है। किसके लिए? ड्रोन के लिए। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का योगदान इसलिए और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का योगदान इसलिए है क्योंकि इसका जो मेन एम है वो यही है कि हम किस तरह से जो भी हमारा मैनुअल वर्क है उसको हम ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं। किस तरह से हम जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इन सब का छिड़काव जो भी करना है हमें क्रॉप के ऊपर, वो हम किस तरह से ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं। तो इस वजह से जो भी है ये दोनों मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात देखें तो क्या होता है कि 80% तक जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है वो कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हमारी। कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट 80% तक। लेकिन हाँ, 80% में ये भी है कि अगर वो 8 लाख तक है, अगर 8 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर वो उससे ज़्यादा नहीं देती। अगर 80% में आपका 8 लाख के ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं तो वो जो असिस्टेंट है वो हमारा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और 20% जो है वो हमारा देती है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये हमारे बैंकों द्वारा बनाया गया एक फंड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। वहां से आपको क्या होता है, 20% का जो भी है असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो भी आपकी लागत, एक तरह से कह सकते हैं 100 में से अगर लागत है 80% वो आपको कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसमें भी अगर 8 लाख है तो 8 लाख से ज्यादा है तो वो 8 लाख तक ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और उससे ज्यादा नहीं, 20% आपका जो है कौन देगी? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके अलावा इसमें ये भी है कि अगर आपने लोन लिया है, उसके अलावा कुछ आप ड्रोन से कर रहे हैं तो इसमें 3% जो है इंटरेस्ट का सबवेंशन भी है। सबवेंशन का मतलब एक तरह से छूट कह सकते हैं कि अगर आप ड्रोन का यूज करके आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें 3% का छूट भी दिया जाता है। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोई भी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए एक चीज याद रखिए, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं द्वारा भी बनाया जाता है और पुरुषों द्वारा भी बनाया जाता है। लेकिन आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि वो महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो, महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो है गवर्नमेंट की जो नीति है इसमें ये है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैक्सिमम 2 वुमेन, कितनी? 2 वुमेन को किसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? ड्रोन के लिए। तो ये चीज याद रखिए, कितना? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2 वुमेन के लिए। और उसमें भी जो एक पहली वुमेन होगी उसको दी जाएगी ट्रेनिंग, किसकी? उसको ट्रेनिंग दी जाएगी आपकी ड्रोन को किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से चलाना है, ड्रोन को किस तरह से रिपेयर करना है अगर ड्रोन खराब हो जाता है। और ये सब सारी चीजें। और जो दूसरी वुमेन होगी हमारी, जो सेकंड वुमेन होगी, उसको दी जाएगी कि एग्रीकल्चर में ड्रोन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है, किस तरह से एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब किस तरह से मान लीजिए किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव है या फर्टिलाइजर का छिड़काव है या किसी भी चीज़ का छिड़काव है तो वो किस तरह से करना है। तो ये आपको याद रखना कि पहली जो वुमेन है उसको एक तरह से टेक्निकल जो है क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी को जो है वो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली जो है वो पायलट की ट्रेनिंग, किस तरह से ड्रोन को उड़ाना है, किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गई हमारी पहली स्कीम, नमो ड्रोन दीदी योजना। इसके बाद जो है हम दूसरी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और वो है हमारी पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इसकी अगर बात करें, ये हमारी स्टार्ट हुई थी, जैसे आपने देखा होगा पिछले साल के टीए के पेपर में कि कभी कभी स्पेसिफिक डेट भी पूछ लेता है कुछ चीज़ों में। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी हमारी 16 जुलाई 2025 को। और ये 6 ईयर के लिए स्टार्ट हुई है अभी फिलहाल। बहुत सी स्कीमें होती हैं, जैसे उसकी डेट दी जाती है, वो हो सकता है उसके आगे भी चली जाए और हो सकता है कभी कभी वो बीच में भी बंद कर दी जाती है। तो अभी तो फिलहाल ये 2025 से 31 तक के लिए, 6 साल कितना हुआ? 31 तक के लिए, 6 साल के लिए चलाई गई है। और इसमें क्या है
अगर एक पॉइंट पूछ ले तो आपका 24,000 करोड़ एनुअल, कितना, 24,000 करोड़ एनुअल का क्या है, एक तरह से बजट आप कह सकते हैं। बजट निर्धारित किया गया, एलोकेट किया गया। और इसमें क्या है, आपने एक प्रोग्राम सुना होगा कभी कभी। अब इसमें इस स्कीम के तहत पूछ सकता है आपसे कि ये किस प्रोग्राम से इंस्पायर है, तो वो है आपका एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। कौन सा है? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या होता था कि उसमें जो है चुने जाते थे कि जो भी लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, या जो भी कम परफॉर्म कर रहे हैं, कम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको चुना जाता था। और उनको किस तरह से उनका विकास किया जा सकता था, वो चीज़ देखी जा सकती थी। वो चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये देखते थे। तो इसी तरह इसमें भी ये चीज़ जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से क्या है, एक तरह से कह सकते हैं इंस्पायर है। इसमें यही है कि क्या करते हैं कि जो भी हमारे 100 जो है लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, लो परफॉर्मिंग एक तरह से कह सकते हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पीछे हैं, या जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है या सूखा आता है या बहुत कम प्रोडक्शन होता है, वो जो 100 जो है लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, उनको चुना जाता है। और उनको उनका विकास कैसे किया जा सकता है, और वो आगे आगे कैसे उन चीज़ों में भागीदारी कर सकते हैं कि वो भी अपना नाम कमा सकें या वो भी अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। ये चीज़ को देखा जाता है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। इसमें अगर एक बात करें, अगर डेटा की बात करें, तो इसमें जो है 11 मिनिस्ट्रीज और 36 जो है सेंट्रल स्कीम्स जो है क्या है, शामिल है। अब ये कह सकते हैं, ऐसा कहते तो अब जैसे कोई स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, कोई जिला बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, तो अब वहाँ देखा जाएगा ना, कोई स्टेट ऐसे तो पिछड़ा नहीं होगा ना एग्रीकल्चर में। उसमें या हो सकता है पानी की कमी हो, या फिर पानी की अधिकता हो, मतलब बाढ़ आ जाती हो, या फिर वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ना हो, या फिर वहाँ पर सॉइल की कंडीशन खराब हो, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत से फैक्टर होते हैं। तो इसमें सारी ग्यारह ग्यारह मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती हैं, काम करती हैं, बहुत सारी 11 मिनिस्ट्री काम करती हैं। और 36 जो है हमारी स्कीम एक साथ काम करती हैं, ताकि उनको क्या कर सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारा पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इसके अगर एक और चीज़ की बात करें, तो इसमें जो है जो हेड होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है, क्योंकि ये क्या है, जिलों को चुना जाता है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का हेड होता है, वो एक तरह से चुनाव करता है, या फिर वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकता है कि किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा उसमें जो भी उस स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, वो सहायता देती हैं, और नीति आयोग भी सहायता देती हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। चलिए, अब जो है तीसरी स्कीम की बात करें, तो वो है इंडियाज मिशन और आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो अभी जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि बहुत सी स्कीमें हैं या बहुत सी चीज़ें हैं, जो आप अगर स्कीम को अच्छे से पढ़ो, उसका फुल फॉर्म पढ़ो, तो आपको समझ में आ सकता है। तो इसमें जैसे क्या लिखा है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, मतलब जो भी पल्स का प्रोडक्शन है, उसमें किस तरह से इंडिया आत्मनिर्भर हो सके। आपको पता होगा कि इंडिया, हाँ, सबसे ज़्यादा पल्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी पॉपुलेशन की ही डिमांड नहीं पूरी कर पाता। उसको क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो हम किस तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किस तरह से हम और इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें किसी के आयात पर निर्भर ना होने लगे। और आयात पर निर्भर नहीं होंगे तो जो हमारा क्या है, एक तरह से हमारी जो मुद्रा है वो बाहर नहीं जाएगी, और हमारी जो है इकोनॉमी वो क्या होगी, मजबूत होगी। तो इस अगर स्कीम की बात करें, तो इसका जो है स्टार्टिंग हुई थी कब, 11 अक्टूबर 2025 में। और इसमें जो है 11,440 करोड़ का बजट जो है वो क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है। ये एक बार फिर से आप याद रखिए कि जो हमने पिछली स्कीम बताई थी उसमें क्या था,
कि 24,000 करोड़ जो हमने पीएम धन धान्य कृषि योजना बताई थी, वो भी 6 साल के लिए थी। उसमें 24,000 करोड़ पर एनुअल था। उसमें क्या था, एक साल में 24,000 करोड़, लेकिन इसमें टोटल क्या किया गया है, 11,440 करोड़ का बजट जो है एलोकेट किया गया है, और वो पूरी स्कीम के लिए है। ये भी 6 साल के लिए ही है, 2025 से 2031 तक के लिए। अब इसमें जैसे अगर टारगेट की बात करें या स्कीम की बात करें तो क्या है कि अगर टारगेट की बात करें तो इसमें क्या है कि 2030-31 तक जो है सरकार का लक्ष्य है कि हम जो डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो हम बता दे रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो हमारा पल्स का प्रोडक्शन होता है, दालों का प्रोडक्शन होता है, उसको बढ़ाना, उसको, वो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है हमारा डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन। तो इसका जो टारगेट है वो है हमारा कितना, 350 लाख टन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 35 मिलियन टन। कब तक, 2031 तक करना, जब तक के लिए प्रोग्राम है। हमने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्राम की जो है अवधि वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है, लेकिन अभी तक जो अवधि वो 2031 तक है। और इसमें जो टारगेट है कि हमारा जो डोमेस्टिक पल्स का प्रोडक्शन है, जो कि रिसेंटली में अभी लगभग 24 पॉइंट कुछ है, लगभग आपका 25 मिलियन टन है। इसको हमें क्या करना, बढ़ा के 35 मिलियन टन करना है, कितना, 6 सालों में। और इसी तरह जो है पल्स का प्रोडक्शन एरिया जो है, जो कि कितने एरिया में जो है पल्स का प्रोडक्शन होता है, वो बढ़ा के हमें करना है 310 लाख हेक्टेयर, मतलब लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं, जैसे नेक्स्ट जो 4 ईयर्स हैं, अगले आने वाले 4 साल के लिए इसमें अरहर, ये क्रॉप आप याद कर लीजिएगा, अरहर, उड़द और मसूर, ये नेक्स्ट जो आने वाले 4 साल हैं इनके लिए इसमें क्या किया सरकार ने, इन तीनों क्रॉप के लिए, इन तीनों पल्सेस के लिए, एक तरह से इन तीनों दालों के लिए 100% क्या करेगी सरकार, प्रोक्योर करेगी, मतलब एक तरह से खरीदेगी किस पे, एमएसपी पे। अगर आपके पास दाल है, या आपके यहाँ पे ज्यादा दाल का प्रोडक्शन होता है और आपको लगता है कि आप बेच नहीं पा रहे हैं, या बेचते हैं तो कम दाम में बेचते हैं, तो सरकार ने ये एश्योर किया है कि आपको एमएसपी पे वो खुद प्रोक्योर करेगी और 100% प्रोक्योर करेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे कैसे इनोवेशन किया जा सकता है, कैसे और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि 88 लाख जो है फ्री सीड किट वितरण करेंगी। 126 जो है लाख कुंटल सर्टिफाइड सीड का वितरण करेगी, सर्टिफाइड सीड। तो अब जैसे क्या होता है ना कि आपको भी पता होगा, आपके घर में अगर आप फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, तो आपने घर में देखा होगा या गांव में देखा होगा कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, धान है या गेहूं है, या कोई अगर आपके यहाँ दलहन होती हो, चना हो गया, तुर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो थोड़ा बहुत बचा लिया जाता है, ये कह के कि अगले साल इसकी बुआई करेंगे। लेकिन अब वो ना तो सर्टिफाइड सीड है, ना वो बिल्डर सीड है, वो कोई, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती, उसकी गुणवत्ता का कुछ पता नहीं होता कि वो कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितना वायबल है, कितना उसका जर्मिनेशन परसेंट होगा, ये सब चीजें नहीं पता होती, और इस वजह से प्रोडक्शन घटता है। तो सरकार ने ये भी एश्योर किया है कि 126 लाख क्विंटल क्या करेंगे, सर्टिफाइड सीड किनका, पल्सेस का, दालों का, ये क्या करेंगे, वितरण करेंगे किनको, किसानों को। और इससे ये जो उम्मीद है वो लगभग 2 करोड़ फार्मर जो है वो हमारे, उनको क्या होगा, फायदा होगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। चलिए, अब जो नेक्स्ट स्कीम है, एक तरह से स्कीम कह लें या प्रोग्राम कह लें, वो है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये किसके लिए, पहले तो अगर देखें ये फार्मर्स के लिए ही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ही आती है।
और ये एक क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हमने आपको पहले भी समझाया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। अब इसकी अगर बात करें तो ये एक तरह से ये कब बनाया गया था, जब मई 2020 में एक तरह से जब कोविड चल रहा था, तब एक प्रोग्राम चला था, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो उसी के तहत अब आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये था कि सब लोग कैसे आत्मनिर्भर बन पाए, हमें इंपोर्ट कम करना पड़े, हम सारी चीजें यहीं प्रोड्यूस कर लें। बहुत सी चीजें, मतलब एग्रीकल्चर की बात नहीं करें, जैसे स्टील हो गया, पेट्रोल हो गया, थोरियम हो गया, जो भी है ये सारी चीजें हम क्या करें, इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लें। तो उसके तहत अब एग्रीकल्चर को भी लिया गया, तो ये उसी के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था। और ये जो फंड है वो किसके द्वारा ऑपरेट होता है, वो होता है नाबार्ड के द्वारा। आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, ये चीज याद रखना, नाबार्ड के द्वारा ये क्या है, ऑपरेट होता है। और इसमें क्या होता है कि एक मिड से लॉन्ग टर्म तक, ये याद रखिए कि शॉर्ट टर्म लोन इसमें नहीं प्रोवाइड होते, मिड से लॉन्ग टर्म लोन इसमें जो ऋण है वो प्रोवाइड किया जाता है। और किस लिए, जो भी पोस्ट हार दो चीजें ये याद रखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा और कम्युनिटी फार्मिंग इंफ्रा। अब ये कहेंगे ये क्या चीज है, तो जैसे क्या होता है ना, आपको पता होगा कि बहुत सी क्रॉप होती हैं। मान लीजिए आप अगर यूपी में रहते हैं, तो अभी आम का सीजन गया है, आपने देखा होगा बहुत से आम आपके खराब भी हो गए होंगे, क्योंकि उतना कंजम्पशन नहीं हुआ होगा, बहुत सी चीजें खराब हो गई होंगी। और इसी तरह जब आलू का सीजन आता है, प्याज का सीजन आता है, आपने देखा होगा किसानों को 2-2 रुपए में बेचते हैं, और उसके बाद आपने बहुत सी न्यूज पढ़ी होगी कि किसानों ने क्या किया कि ट्रैक्टर चला दिया अपनी फसल के ऊपर, ये कर दिया वो कर दिया। वो इसी वजह से, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है कि एक तरह से हम क्या करें, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा तैयार करें। कि चलो ठीक है, अब जैसे सीजन है, प्याज का सीजन है, प्याज उगाया गया, बहुत सारा प्याज उगा लिया गया, अब उसको बेचने में दिक्कत हो रही है, मतलब उसका प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें। तो एक तो इसका एम यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा तैयार करना। दूसरा है कि कम्युनिटी फार्मिंग। कम्युनिटी फार्मिंग एक तरह से ये होता है, जैसे आपको पता है कि इंडिया में ज्यादातर क्या है, सीमांत किसान है, 1 हेक्टेयर से कम की खेती है। तो क्यों ना अब 1 हेक्टेयर में देखिए बहुत ज्यादा हेडेक होगी, और उसके बाद किसी के पास 1 हेक्टेयर है, किसी के पास 1.5 है, 2 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, तो क्यों ना एक तरह से क्लस्टर बना दिया जाए, क्यों ना एक तरह से ऐसा एक समूह बना दिया जाए, मतलब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए कि सब लोग अपना एक साथ खेती करें, और सबका जो भी है, अब जैसे मान लीजिए किसी का 1 हेक्टेयर से कम की खेती है, उसके यहाँ अब 5 ही टन आलू हो रहा है या प्याज हो रहा है, अब किसी के यहाँ हो सकता है कि 50 टन हो गया हो। तो क्यों ना जो 50 टन वाला वो कहीं ना कहीं रखेगा, अगर रख रहा है तो क्यों ना क्यों वहां पे वो 5 टन वाला भी वो अपना आलू प्रिजर्व कर सके या प्याज प्रिजर्व कर सके। तो इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये भी इसका लक्ष्य है। और इसका जो टेन्योर है, अगर टेन्योर की बात करें, तो वो है हमारा कब तक, 2032 से लेके 33 तक इसका जो है टेन्योर है, इस स्कीम का हमारा 2032 से 33 तक का टेन्योर है। और इसमें जो मॉनिटरिंग अगर देखें, इस स्कीम की जो मॉनिटरिंग होती है, ये भी आप याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट जो है इस स्कीम की, वो किसके द्वारा होती है, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आप याद कर सकते हैं, कभी कभी हो सकता है पूछा जा सके, बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। चलिए, आज की जो कितनी स्कीम हमने पढ़ ली अब तक, अब जो हम आगे स्कीम पढ़ेंगे वो है अब हमारी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
हॉर्टिकल्चर। तो अब जैसे आपको समझ में ही आ रहा है, एक तो इंटीग्रेटेड, एक हॉर्टिकल्चर। मतलब हॉर्टिकल्चर का एक तरह से इंटीग्रेटेड मतलब हॉर्टिकल्चर में जो भी चीजें आती हैं सबको उनका डेवलपमेंट करना। अब डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रोडक्शन बढ़ाना, सॉइल की जो है फर्टिलिटी बढ़ाना, सॉइल में जो है केमिकल को कम करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना, इन सब चीज़ों को जोड़ के अगर देखा जाए तो वही हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है। और इसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर जुड़ा है, मतलब ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारी स्कीम है वो है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक। और ये भी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और इसका जो मेन एम है वही हमने आपको जो बताया कि डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। एक तरह से आप कह सकते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या कह सकते हैं? हॉलिस्टिक, मतलब हर एक चीज को लेके कुछ भी न छूटे। अगर हॉर्टिकल्चर में कुछ भी है वो कुछ भी न छूटे, उन सबको लेके उन सबका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। अब जैसे इसमें देखें भी तो इसमें किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट करके या किन किन क्रॉप का या किन किन क्रॉप समूह का डेवलपमेंट करने की बात की गई है, तो वो है हमारा, पहले तो है हमारा फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेज है, मशरूम है। इसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना ना कि इसमें बैम्बू को भी ऐड किया गया है, कैस्यू को ऐड किया गया है और कोकोआ को भी ऐड किया गया है। क्योंकि आपको पता है हॉर्टिकल्चर नाम सुन के आपको पता है फ्रूट्स को आप टिक कर देंगे, फ्लावर्स को कर देंगे, वेजिटेबल्स को, स्पाइसेस को, और एक बार हाँ मशरूम को भी याद रख सकते हैं अगर आप ना करें। तो इन चीज़ों को याद रखना कि इसमें मशरूम और खास करके बैम्बू भी एडेड है। क्योंकि बैम्बू को आप लोग हॉर्टिकल्चर से नहीं जोड़ोगे, आपको लगेगा कि नहीं ये फॉरेस्ट्री क्रॉप है या ये इसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन में नहीं होगी। तो इसको भी याद रखना है कि इसमें बैम्बू भी एडेड है। इसकी अगर फंडिंग की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें सेंटर और राज्य दोनों अपना अपना हिस्सा देंगे। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसमें क्या होता है, और इसके अलावा हिमालयन स्टेट, हिमालयन स्टेट हमारे जैसे जो भी यहाँ भी हिमालय है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, श्रीनगर हो गया, ये सारी चीज़ें हिमालयन स्टेट है। इनकी फंडिंग जो है 90:10, मतलब जो 90% है वो सेंटर देगा और 10% जो है हमारा वो स्टेट देगा। इसके अलावा स्टेट, बाकी जो भी स्टेट और यूटी है उनकी फंडिंग होती है हमारी 60-40 के हिसाब से। 60% जो है हमारा सेंटर देगा और 40% जो है हमारा स्टेट देगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दो चीज़ आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसके अलावा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, और इसके अलावा नेशनल लेवल जो एजेंसीज हैं एग्रीकल्चर की, नेशनल लेवल जो भी है एजेंसीज जिससे एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनकी जो है फंडिंग 100% वो किससे होती है? वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो है कि इसमें इसी स्कीम से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, वो क्या है, चमन, चमन करके एक इनिशिएटिव है। तो इसको आपको याद रखना है कि चमन क्या है। चमन की अगर फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म की बात करें तो होता है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चमन प्रोग्राम है, आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है, जियो इन्फॉर्मेशन का, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करना किसके लिए, हॉर्टिकल्चर के असेसमेंट के लिए। असेसमेंट का मतलब क्या है कि हमें कुछ से पहले पूर्व धारणा बनानी है, मतलब हमें देखना है कि हम कह सके कि क्या हो सकता है इस साल, कितना प्रोडक्शन होगा ही, कितना नहीं होगा,
देखने से कितना क्या लग रहा है, वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके करना। तो ये चमन आपको याद रखना। और ये चमन किन क्रॉप्स के लिए यूज किया गया है? मेजर 7 क्रॉप्स हैं। कितनी? 7 क्रॉप्स हैं। आपको याद रखना है पहले। उसमें कौन सी? मैंगो, बनाना, सिट्रस, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, चिली। तो आपको ये याद रखना है। आपको अगर आपको इसे याद रखना है तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से तो टॉप टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इसके अलावा इसमें आप चिली ऐड कर लीजिए क्योंकि ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। चिली एक तरह से सोलेनेसी में आता है, ये भी रिलेटेड है। इसके अलावा 3 फ्रूट क्रॉप मैंगो, बनाना, सिट्रस। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि इसमें जो है पपाया नहीं है। पपाया के भी प्रोडक्शन अच्छा खासा इंडिया में होता है, लेकिन इसमें पपाया इंक्लूड नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फ्रूट क्रॉप में जो मैंगो, बनाना और सिट्रस ये इंक्लूड है। तो ये जो चमन इनिशिएटिव है इन 7 क्रॉप्स के लिए है। और ये इनका यूज करके देखती है कि कितना एरिया है, इस साल कितना प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी के इन सब का क्या करती है? एक तरह से फोरकास्ट करती है, मतलब पहले से अनुमान लगाती कि हाँ इतना हो सकता है, इस बार इतना नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो ये हो गया हमारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कल जो भी बची हुई स्कीम्स हैं उसको भी पूरा करेंगे। और उसके बाद हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपनी सजेशन हमें कमेंट में दे सकते हैं।